और एट 9 में वक्फे के बाद कहेंगे आपको खुश आमदीद और शामिल की जाएंगी कुछ दीगर खबरें। बात करेंगे भुट्टो कत्ल केस के हवाले से, जिसे दोबारा खोलने के लिए वजारत कानून का कलमदान छोड़ने वाले बाबर आवान और 100 रुपये के एवज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का तौहीन अदालत का मुकदमा लड़ने वाले। एहतजाज सिंध के बाद अब कौन बनेगा वो शाहजोर जो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के बज़ाहिर कमज़ोर केस को जीत कर दिखाएगा, जज्बा रखता हो, इस बात के बारे में हम देखेंगे ये रिपोर्ट। हुकूमत के पास मौजूदा वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का वकील करने के लिए कौन कौन मौजूद है, इनके नामों के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इनमें एक हैं वकला तहरीक के रूह रवा और काफ़ी अरसे से जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से मौजूदा जजों से नाराज़ अली अहमद कुर्द। इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी मौजूदा अदलिया के सामने हुकूमत वक्त का केस लड़ने के लिए खड़े होंगे। दूसरा इंतखाब हो सकते हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद बुखारी, जो मुतनाज़िया केसेस लेने के लिए कुछ अरसे से मशहूर हैं, और साथ ही वो जो केस लेते हैं वो किसी न किसी हवाले से पहले से ही अदलिया के खिलाफ मौक़िफ़ रखने वालों का ही होता है। फिर बारी आती है NRO केस में हुकूमत की जानिब से पैरवी करने वाले मारूफ कानूनदान डॉक्टर अब्दुल बासित की। सलमान अकरम राजा भी एक इंतखाब हो सकते हैं, जो वैसे तो अदलिया के करीब समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जब एफिडीन कोटा केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी का केस लिया तो लोगों को एहसास हुआ कि वो भी वज़ीर आज़म की वकालत के लिए एक इंतखाब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को तो सांस लेने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मिल ही गई है, जहां वो और नून लीग की पार्टी लाहेअमल तैयार करने में मसरूफ़ है। वहीं अपोजिशन जमातें भी फारिग नहीं बैठी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कहिएगा क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? अगर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था तो मोहलत देने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर भी आ गया था और ये तासुर आ रहा था कि कहीं उनके साथ कोई तासुब तो नहीं बढ़ता जा रहा, और एक हद तक हुकूमत इस हिकमत अमली में कामयाब हो गई थी और ये इंप्रेशन देने में कामयाब हो गई थी कि पीपल्स पार्टी को आइसोलेट कर रहा है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मोतदिल और बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए, डिस्पाइट इसके के इस दौरान पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर, कुछ अराकीन बड़ी जीरत दिलेरी से सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ पर हमले कर रहे थे, और अब गालिबन 15 दिन भी गुजर जाएंगे और फिर देखना है राजा साहब अब क्या स्टैंड लेते हैं। सर देखिए, मोहलत तो मिल गई, लेकिन ये कहिएगा कि अपोजिशन के दिमाग में क्या चल रहा है, किस किस्म की सोच विचार है? देखिए, अब आज आपने देखा कि तकरीबन 12 घंटे होने को जा रहे हैं, और वो जो एक बहुत पहले जो प्रेशर होता था अपोजिशन की जानिब से, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानिब से और सिविल सोसाइटी की जानिब से और बारों की जानिब से, आज आपने देखा कि कोई रद्दमल नज़र नहीं आया। इसलिए कि अब लोगों को नज़र आ रहा है कि सितंबर अपने एंड पर है, अक्टूबर आने वाला है, और सब बाज़गश सुन रहे हैं कि जनाब फरवरी या मार्च की। तो इल्म है मेरे ख़्याल में अपोजिशन की जमातों को कि वो अगर कोई स्ट्रीट पर भी आती हैं, मज़ीद प्रेशर डालती हैं, तो अब एक एतबार से एक ये भी तासुर जाएगा कि कहीं जो इस्टेब्लिशमेंट मारूफ मानों में है, ये अपोजिशन की पार्टियां इस मारूफ मानों में इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की हलाकत, यानी उन्हें घर तो नहीं भेज रही, और इस तरह पीपल्स पार्टी का केस मजबूत होता है अगर उन्हें कबल वक्त बाहर भेजा जाता है। बरेलवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, माहिर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज हसन। एतजाज हसन साहब, आपको कहेंगे खुश आमदीद अपने न्यूज़ और एट 9 में। जानना ये चाहेंगे सूरत हाल जो आप सारी देख रहे हैं, वज़ीर आज़म को 3 हफ्ते की मोहलत भी मिल गई है, सांस लेने का टाइम मिल गया, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? पूरी सूरत हाल तो इस पे डिपेंड करती है। मैं समझता हूँ कि कोई फिलहाल तो बज़ाहिर मेरी निगाह में कोई मिडिल ग्राउंड मुझे नज़र नहीं आता, जिसकी मुतलाशी है वज़ीर आज़म भी और अदालत भी। एक ना एक को अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी और फिर कोई बात बन सकती है, वरना तो वज़ीर आज़म के साथ वही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, यूसुफ रज़ा गिलानी वाले फैसले पर नज़रसानी नहीं करती, तो ख़त न लिखने की पादाश में वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से भी वही सलूक करना पड़ेगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी से किया, यानी उनको सज़ा कैद की भी सुनाई, उनको MNA से भी नाअहल किया, सीट उनकी खाली की, वज़ारत उज़्मा से भी नाअहल किया, और 5 साल के लिए पार्लियामेंट में के इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल कर दिया। तो ये मुमकिन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर राजा परवेज़ अशरफ भी खत नहीं लिखते या उनके बाद आने वाला भी कोई वज़ीर आज़म खत नहीं लिखता,
तो कोई सुप्रीम कोर्ट कोई इम्तियाजी सलूक करे, उसको वही करना पड़ेगा जो 7 जजों के फैसले में वो पहले कर चुका है, और फिर 3 जजों के फैसले में उसके बाद जिस तरह वो नाअहल करार दे चुके हैं। चौधरी साहब, एक जो आप पहले भी कह चुके हैं कि खत लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो क्या अभी भी आप इस मौके पर कायम हैं? और क्या जब 22 दिन की जो मोहलत दी गई है और फरागदिली का मुजाहरा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस दौरान आप उन मशवरा देने वालों में होंगे जो राजा साहब से कहेंगे खत लिख दीजिए, क्या हर्ज है? इतनी जल्दी कौन सा जवाब आ रहा है, इतनी जल्दी कौन सा रुख्सत किया जा रहा है सदर जरदारी को? फिर तो अक्टूबर और फिर फरवरी में इलेक्शन की बात भी सुनाई दे रही है चौधरी साहब। मुजाहिद, बात यह है कि जो मैंने मशवरा दिया था पार्टी को, और जिस मशवरे पर मैं समझता हूँ कि हर्ज नहीं था खत लिखने का, लेकिन बात उससे बहुत आगे चली गई है। एक वजीर आजम को निकाल दिया गया है, उसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और खत अगर लिखने में कोई हर्ज नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एहसास नहीं किया कि खत ना लिखकर कोई जुर्म नहीं था, खत ना लिखना भी जुर्म नहीं था। ये इसी तरह जुर्म था ना कि गिलानी साहब को घर भेज दिया गया चौधरी साहब, ये जुर्म अगर इसी बुनियाद पर तो गिलानी साहब को भेजा गया, इसी बुनियाद पर अगर राजा साहब को भी भेज दिया गया, क्या हम फिर तीसरे वजीर आजम की हलाकत और शहादत की इंतजार करें? मेरे ख्याल में चौथे और 5वें और 6ठे की भी होगी। और जब तक पार्लियामान की टर्म पूरी नहीं होती, वज़राए आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब वज़राए आज़म होंगे, जब तक वो खत नहीं लिखेंगे सदर आसिफ अली जरदारी को के मामले को किसी भी शक्ल में एक इन्वेस्टिगेटिंग मैजिस्ट्रेट स्विट्जरलैंड के सामने रूबरू पेश करने के, तो उस वक्त तक वो नाअहल करार दिए जाते रहेंगे और उनको कैद की सजा भी सुनाई जाती रहेगी। ये तो मुझे नजर आ रहा है, ये सीरियल लाइन है जो कि वज़राए आज़म की आएगी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर खत लिखने में हर्ज नहीं था तो खत ना लिख के जुर्म भी नहीं तो था। ये तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दुरुस्त नहीं फरमाया, और 7 जजों ने डिस्क्वालीफाई किया भी नहीं था वजीर आजम को। अगर चौधरी साहब मैं आखिरी सवाल आपसे, चौधरी साहब अगर आखिरी सवाल मैं ये आपसे करूं कि एक तासुर ये है कि 26 सितंबर की कोई डेडलाइन है, यानी अगर ये वक्त इतना गुजार लिया गया, 22 दिन बाद 17 सितंबर आ गई, क्या ऐसी कोई बात है कि फिर 26 सितंबर के बाद खत लिखना ना लिखना ये फिर कोई इशू ही नहीं रहेगा, और इसीलिए पीपल्स पार्टी के वकला, उनके वज़राए आज़म, उनकी हुकूमत वक्त ले रही थी चौधरी साहब? नहीं, मुझे कोई ऐसा हिल्फ नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है, और ना ही कोई मैं सितारों का इल्म जानता हूँ कि 26 सितंबर सितारों में कोई तारीख लिखी हुई है। स्विट्जरलैंड के कानून में तो कोई ऐसी तारीख नहीं लिखी हुई, और पाकिस्तान के कानून में भी कोई ऐसी तारीख नहीं लिखी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर एतजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आगाह करे थे तमाम तर पेचीदगियों के हवाले से। कहना यही था उनका कि पार्टी को मशवरा दिया था कि खत लिख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी ना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एहसास नहीं लगा कि खत ना लिखना भी जुर्म बन गया है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियोज़ में मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब, जैसे कि हमने तमाम तर सूरत हाल पे आपसे भी बात की और एतजाज अहसन साहब से भी बात की, सूरत हाल ये वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि बहरहाल ख़त लिखना या न लिखना, या वज़ीर आज़म आते हैं या फिर और वज़ीर आज़म आते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और अब आने वाले वक्तों में देखेंगे कि क्या सामने आता है। हाँ, आने वाले वक्तों में हम भी इंतज़ार करें, लेकिन ये है कि वो लोग जो आज इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि गालिबन अगर राजा साहब को कोई 80 दिन मिल गए हैं, और यानी वो जो 8 दिन या कोई लोग महीना उन्हें दे रहे थे, और अगर इतना वक्त मिल गया तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, और इसमें क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेलवी साहब। शुक्रिया अज़मा। शामिल की जाएंगी कुछ दीगर खबरें, और एक और अहम खबर हज करप्शन केस के हवाले से, जिसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से हमें मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नुमान मकसूद। नुमान, आखिरकार दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो ही गई, इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आखिर हुआ कैसे और कहाँ तक चीज़ें कहाँ तक पहुँची। मुसलसल 3 बार की कोशिश के बाद आखिरकार मातहत अदालत ने हामिद सईद काज़मी की ज़मानत मंजूर कर ही ली। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दायर की गई दरख्वास्त ज़मानत में हामिद सईद काज़मी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात इस्तग़ासा साबित नहीं कर सका।
तमाम तहकीकात और इंक्वायरी में इन पर करप्शन का एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि वो इस मुकदमे में बेगुनाह हैं और गुज़िश्ता 1 साल 5 माह से FIA के ज़ेरे हिरासत हैं, लिहाजा फाजिल अदालत इनकी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर ज़मानत मंजूर करके इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी करे। ज़मानत मंजूर होने के बाद हामिद सईद काज़मी का कहना था कि वो पहले रोज़ ही से इस मुकदमे में बेगुनाही साबित कर रहे थे और इस्तिग़ासा इन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। बेगुनाह होने के बावजूद इन्होंने मुकदमे का सामना किया और अपनी बेगुनाही साबित की। 1 साल 5 माह और 10 दिन के बाद ज़मानत पर रिहाई के मौके पर हामिद सईद काज़मी का कहना था कि अब वो अपना फैसला अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं। हामिद सईद काज़मी को बिलाखिर रिहा कर दिया गया। बढ़ते दीगर खबरों की जाने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इक़्तिदार में आए 4 बरस से ज़ायद का अरसा बीत गया, लेकिन इक़्तिदार पर फायज़ हुक्मरान अवामी मसाइल हल करने के बजाय अपने मसाइल में ही उलझे रहे। मौजूदा हुकूमत के बड़े स्कैंडल्स पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी मसाइल हल करने का नारा लगाकर पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। हुक्मरानों की हर मुमकिन कोशिश थी कि अवाम के मसाइल हल किए जाएं, मगर क्या किया जाए इन स्कैंडल्स का जो पीपल्स पार्टी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अवामी नुमाइंदों ने लोड शेडिंग का मसला हल करने की कोशिश की और इसके लिए रेंटल पावर के मुआहदे भी कर लिए। लोड शेडिंग का मसला तो हल न हुआ, बदनामी हिस्से में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदों को मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया। हाजियों से माल कमाने का भी इल्जाम इसी हुकूमत के खाते में आया। 2 वफाकी वज़रा को नौकरियों से हाथ धोना पड़े और एक जेल की सलाखों के पीछे चला गया। NICL की बहती गंगा में भी बहुत सोने अपने हाथ धोए। मेमू मामले पर फौज और हुकूमत आमने सामने आ खड़ी हुई और हुसैन हक्कानी सिफारतकारी से महरूम हुए। गरीबों की सस्ती सवारी रेलवे तबाही के दहाने पर इसी हुकूमत के दौर में पहुंची। PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों में करप्शन के नारे भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लगे। कराची में सख्त सिक्योरिटी के सरकारी दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। शहर कायद में इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम जानेंगे अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा, क्या सिक्योरिटी इदारे अब भी सोए हुए हैं? बिल्कुल, लोग कराची की सूरत हाल में इंतहाई खौफजदा हैं। कभी कराची में कहीं मोटरसाइकिल जब मुश्तबा नज़र आती है तो पुलिस एहलकार फ़ौरन बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाते हैं। कराची के बेशतर इलाके जिसमें सदर और कराची का गुलशन इकबाल का इलाका, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ से गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के दौरान 3 जो है मुश्तबा मोटरसाइकिलें मिली हैं जहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है, लेकिन कुछ ऐसा बम जो है उसमें निस्ब नहीं था। लेकिन लोगों में इंतहाई खौफ व हिरास पाया जाता है। लोगों से भी हमने इस हवाले से बातचीत की है, कराची की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। लोग इंतहाई खौफजदा हैं। उनका ये कहना है कि वो मस्जिद में किसी मुश्तबा बैग को देखते हैं या कोई मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी को देखते हैं तो पुलिस को फौरी तौर पर आगाह करते हैं कि दहशतगर्दी का ख़तरा ना हो, कहीं पर बम धमाका ना हो सके, जिसके पेश नज़र पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जाता है। जी, हादसात, नागहानी आफात और हंगामी सूरत हाल में आवाम की फौरी मदद को पहुंचने वाले इदारे रेस्क्यू 1122 को लातादाद बोगस कॉल्स का सामना है। इस सूरत हाल से इदारा किन मुश्किलात से दो चार है, बता रहे हैं वसीम मलिक इस रिपोर्ट में। रोजाना रेस्क्यू 1122 को 3500 से जायद फोन कॉल्स मौसूल होती हैं। इन कॉल्स में से तकरीबन 250 पर रेस्क्यू के लिए जाया जाता है। ये कुल कॉल्स का 7% भी नहीं बनता। रेस्क्यू 1122 को मौसूल होने वाली 93% कॉल्स किस तरह की होती हैं, जरा खुद समात फरमाएं। आप अपने पर्सनल नंबर से इसी नंबर पर कॉल करो। क्यों करूँगा? मैंने आपसे बात करनी है। इमरजेंसी नंबर है यहाँ पे, इस तरह कॉल करके मेहरबानी आप काम किया करें। तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना, आपका नंबर आप इससे कर लेना। क्यों करूँगा? जी, इमरजेंसी आपको कोई? हाँ जी, सिंधी बिरयानी मैंने आपसे सीखनी है। सिंधी बिरयानी सीखनी है जी? जी, इमरजेंसी नंबर है, उस नंबर पे बिरयानी तो नहीं हम सिखाते। इमरजेंसी है तो वो बताएं हमकी इमरजेंसी क्या है कोई आपको। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर कहते हैं कि इन कॉल्स की वजह से आवाम की खिदमत मुतासर होने का खदशा है। रेस्क्यू 1122 एक इमरजेंसी नंबर है, इसको बिला वजह मसरूफ रखने से किसी की जान जा सकती है। हंगामी मदद के इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए, वक्त गुजारी के लिए फ़ोन कॉल्स करने वालों की हौसला शिकनी वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। नाज़रीन, न्यूज़ आवर में मजीद खबरें, तबसरे और तज्ज़िये भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए न्यूज़ आवर एट 9।